मेरा नाम सुनील है। मैं एक कम उम्र का जवान लड़का हूँ। मेरी कहानी कुछ अजीब सी है। मैं अपने भाई भाभी के साथ उनके घर में रहता था। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। एक दिन मेरी भाभी ने मुझसे कहा, सुनील आज तुम काम पर मत जाना। जैसे ही मैं काम पर जाने लगा, भाभी ने मुझे पीछे से रोक लिया, जिस पर मुझे बहुत ही उलझन हुई थी और हैरत भी हुई थी, जबकि भाभी ने मुझे कभी भी ऐसे नहीं रोका करती थी, बल्कि वह मुझे बुलाना भी पसंद नहीं करती थी। मैं भी रुक गया और रुक कर उनकी बात सुनने लगा। मैंने उनसे कहा, जी बताइए, सब कुछ ठीक तो है ना? इस पर वह कहने लगी कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे भैया कहीं काम से गए हुए हैं, 2-3 घंटा में आ जाएंगे और उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर मैं एकदम से सोच में पड़ गया कि आखिर भैया को मुझे किस बारे में बात करनी है। मैंने भाभी से ताप्ती से अंदाज में पूछा, पर भाभी ने मासूम से चेहरा बनाकर कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हारे भैया किस बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं, वही तुमको ये सब कुछ बताएंगे। तुम उनकी बात सुनकर जाना। मैं अच्छी तरह से जानता था कि जो बात भी होगी उसके पीछे लगे बुझाई भाभी की नहीं होगी, और वह इस बात से इतनी अनजान बन रही हैं जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। मैं यकीन ही नहीं कर सकता। भले से ही मैं उस उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन भैया भाभी के रवैयों से मुझे वक्त से पहले ही बोलना बढ़ा दिया था कि मैंने इस बात पर भाभी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप घर से बाहर निकल आया। भाभी ने पीछे से बार बार मुझे आवाज़ लगाती हुई, सुनो सुनील, मैं तुमसे कहा ना अपने भैया से बात सुनने के बाद ही जाना, तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी वगैरह वगैरह। अगर मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। आज भैया की वजह से ही मैं धक्के खा रहा था और अपना घर होने के बावजूद भी उस घर में मुझे किराया देकर रहना पड़ता था। फिर मैं किसी रिश्ते से उनका भाई या भाभी होने का दर्जा देता, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करता था। उन्होंने अपनी इज्जत में कमी करने के अलावा मुझे कभी भी किसी बात का मौका ही नहीं दिया। मैं चलता हुआ यही बातें सोचते सोचते घर से बहुत दूर आ चुका था। अचानक से ही एक गाड़ी आकर मुझे टकरा गई और मैं तभी गिर पड़ा। इस हादसे के बाद कसूर गाड़ी वाले का नहीं था, बल्कि कसूर मेरा था, क्योंकि मैंने बगैर किसी ज्ञान के अपने ही ख्यालों में खोया हुआ ट्रैफिक में भरी सड़क पर चल रहा था। टक्कर के बाद मैं खुद को ज़मीन पर लेटा हुआ पाया और मुझे इधर उधर खून ही खून बढ़ा हुआ था। कहाँ कहाँ चोट आई थी मुझे भी नहीं पता था। इसके बाद मुझे किसी बात का होश ही नहीं था और मैं बेहोश हो गया था। मुझे सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही थी कि कोई एम्बुलेंस को बुलाओ और इसे अस्पताल ले जाओ। 3 दिन बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा था। मेरा पूरा शरीर पट्टियों से पकड़ा हुआ था और मेरे इधर उधर 2 लगे स्टैंड थे जिन पर ट्रिप लगी हुई थी, और मेरे पास एक नर्स खड़ी मेरा बुखार चेक कर रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे देखते हुए पूछने लगी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने इशारे से सर हिला दिया और बहुत मुश्किल से कहा कि मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। उस पर नर्स ने मुझे टीका लगा दिया। मेरे घर वालों की कोई भी बात नहीं हो सकती थी। टीका लगता ही मेरा दिमाग फिर से भारी होने लगा। मैंने हिम्मत करके वह सवाल पूछ लिया जो होश आते ही सबसे पहले लोग पूछा करते हैं, जिनके सगे संबंधी इस दुनिया में मौजूद होते हैं। मेरे भी थे, वह अलग बात थी। वह मुझे अपना कुछ नहीं समझते थे। नर्स ने न जाने क्या बात जवाब दिया। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं अपने होश खो रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ। बस मेरा शरीर दर्द किया जा रहा था और उसके बाद नींद के आगोश में चला गया था, बिना यह जाने कि मेरे भैया को इस बारे में पता भी है या नहीं। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। इस बार थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। काफ़ी देर खाली आंखों से छत को घूरता जा रहा था जब एक लड़की कमरे में आई। वह मुझे देखकर कहने लगी कि मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस बार मैं भी सर हिला दिया। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको क्या हुआ है? जिस पर वह अफसोस से बोली, अब तो आप बहुत बेहतर हैं, वरना पहले आपकी हालत काफ़ी ख़राब थी। आप यहाँ खून से लटपट आए थे। डॉक्टर तो आपका पाँव काटने वाले थे। वह लड़की शायद बहुत ही बातूनी थी। उसी वक्त वह हॉस्पिटल की नर्स कमरे में आई और उसे लड़की को डांटकर कहने लगी कि इसीलिए हम एस्टर से नहीं रखते, जहाँ किसको चाहा बातें करने खड़ी हो जाती हैं। तुम यहाँ काम करने आती हो या बातें करने? वह मरीज अभी उठा है और तुम उसकी बातों में लग गई हो। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। नर्स ने उस
बेचारी को अच्छी खासी बातें सुना दी थी, जिससे वह बेचारी सामने काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और वह लड़की वहाँ से चली गई। फिर नर्स मेरे पास आई तो मैं भी वैसे ही हालत में था। इससे पहले वह मुझे टीका लगाती, मैं जल्दी से उससे डरते हुए पूछा, क्या सच में मेरा पैर कट गया? उसे इस बात पर नर्स सिर हिलाया और कहा कि नहीं, तुम बच गए। यही वजह है जो मैं हमेशा इस लड़की को यहाँ आने से रोकती हूँ। पता नहीं मरीज को क्या क्या बताती रहती है, मगर मुझे नर्स की इन बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं हुई। मैंने पूछा, यहाँ कितने दिन हो गए? नर्स ने बताया कि आज तुम्हें तीसरा दिन है, वरना पहले तो 2 दिन तुम्हारी हालत बड़ी नाजुक थी, मगर अब तुम काफ़ी हद तक ठीक होते जा रहे हो। उम्मीद है अगले 2-3 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैंने पूछा, क्या आपने मेरे घर वालों तक खबर पहुंचाई? इस बात पर नर्स ने हैरत से मुझे देखा और इनकार से सर हिलाते हुए कहने लगी, हमें कैसे पता होगा तुम्हारे घर वालों के बारे में? ना तुम्हारे पास कोई मोबाइल है और ना ही कुछ और ना ही तुम्हारे बारे में कोई हमसे पूछता। आज करने आया था तुम्हारा एक्सीडेंट में, बाद में जो तुम्हें सड़क से उठाया वह यहाँ एडमिट करवा गए थे। उसके बाद उनका भी पता नहीं वह कहाँ चले गए, कौन थे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुम ठीक हो। तुम मुझे अपना नंबर बताओ, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बारे में बता देती हूँ। मुझे शुरू में जितनी सख्त और गुस्से वाली लगी थी वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। मेरे साथ बड़ी नरमी से बातें कर रही थी। मैंने अपने भैया का नंबर उनको बताया। वह मेरे पास खड़ी होकर फ़ोन करती रही, मगर भैया का फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मैंने उनको अपनी भाभी का नंबर दिया। भाभी ने कुछ देर बाद फ़ोन तो उठा लिया। फिर नर्स ने उनसे बात की। नर्स ने भाभी को मेरे एक्सीडेंट के बारे में बताया तो वह कहने लगी कि वह खुद अपना अच्छा बुरा जानता है और अच्छा खासा कमाता है, अपना खर्च खुद कर लेगा। फ़िलहाल अब तो बहुत सी परेशानियां में घिरे हुए हैं। हमारे घर में खर्च पूरे नहीं हो रहे जो हम उसके भी अस्पताल का खर्चा दें, और उसे कहिएगा कि वह ठीक हो जाए तो घर आ जाए। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी बातें सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। नर्स भी कुछ पल के लिए उनकी बातें सुनकर परेशान हो गई थी, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था और मैं यह सारी बातें सुन रहा था। नर्स इसके बाद में मुझे कहने वाली थी, मगर मैं हाथ उठाकर उनसे मना कर दिया और कहा, मैं जानता था मेरे साथ यही होगा। खैर, मुझे अस्पताल का बिल दे देना, मैं खुद भर दूंगा। उस पर नर्स कहने लगी कि सरकारी अस्पताल है तो यहाँ सिर्फ थोड़ा बहुत ही खर्चा होता है, बस दवाइयाँ का ही बिल होगा, वरना वैसे तो कोई खर्चा नहीं है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं वहाँ 3 दिन रहा, मगर मेरी हालत पूछने वाला कोई शख्स नहीं आया। 3 दिन बाद मुझे जब डिस्चार्ज किया गया तो मैं घर जाने के बजाय एक चाय के होटल पर जाकर बैठ गया, क्योंकि घर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। काफ़ी देर उस होटल पर बैठा रहा और सोचता रहा कि काश कोई भी मेरा अपना होता। मेरे शरीर में पट्टियां बंधी हुई थी, हालांकि मेरा दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। वहीं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं घर चला जाऊं। यहाँ बैठकर मैं खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहा हूं, तो बेहतर है कि घर जाकर चुपचाप कमरे में बंद हो जाऊंगा। ना किसी से कोई सवाल करूंगा और ना ही उसके सवालों का जवाब दूंगा। यह सोचकर मेरे दिल में बोझ खत्म हो गया था और बड़ी मुश्किल से मैं घर में पीछे से चला आया था। घर के लोहे की सीढ़ियाँ थी और उनका रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। मेरा कमरा छत पर था। वैसे तो आमतौर पर मैं घर के अंदर वाली सीढ़ियाँ से इस्तेमाल करता था, मगर उस वक्त मैं वही लोहे की सीढ़ियाँ जो छत की तरफ जाती थी उन्हीं को इस्तेमाल करके सीधा अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे भूख नहीं थी, इसीलिए मैंने खाना भी नहीं खाया था। अपने बिस्तर पर लाकर सोचने लगा कि अब मुझे कल अस्पताल के उस छोटे मोटे बिल को भी जमा करना है। मैं उनको कैसे जमा करूंगा? मेरा कमरा भी वैसे ही गंदा हो रहा था जैसे मैं छोड़कर गया था, क्योंकि मेरे कमरे में तो ताला लगा था। इसीलिए किसी ने यहाँ आने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि मुझे किसी ने तो अस्पताल में भी आकर नहीं पूछा। वह तो फिर भी एक बेजान कमरा था, उसे कौन पूछता। पूरी रात मेरी बड़ी बेचैनी से और रोते हुए गुजारी। आधी रात को मेरे पैर में दर्द होने लगा, मगर किसी तौर पर मैं बर्दाश्त कर लिया और अपने दर्द को बिना आवाज़ के ही सहन करने की कोशिश की। मैं और भैया तो एक ही माँ बाप की औलाद थी, फिर वह क्यों बदल गए थे? कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने तो हमेशा उनकी इज्जत की, उनकी हद से ज़्यादा इज्जत करता था, उन्हें हमेशा पिता का दर्जा दिया। मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि मेरा कोई उनसे ताल्लुकात नहीं है। मेरे पास अपनी जमा पूंजी रखी थी, वह उठाई और पहले तो अस्पताल जाकर उनसे बिल अदा किया और फिर काम पर चला गया।
मैं होटल में वेटर का काम करता था। जब मैं होटल गया तो वहाँ के मालिक ने मुझे देखते ही गुस्से से पूछा, कहाँ थे तुम इतनी दिनों से? मगर जब मेरे पैर की पट्टियाँ और जकड़े हुए मेरे सर पर उन्होंने देखा तो वह खुद ही समझ गए और मुझे देखकर उन्होंने मुझसे कहा, सुनील तुम इतने दिनों से नहीं आए, हमारा तो काम है, यह अपने काम को तुम्हारे न आने से बंद तो नहीं कर सकते ना। हमने नया लड़का रख लिया है, जाहिर सी बात है इतने दिन तुम्हारा कौन इंतजार करता। मगर मुझे फिर भी इस बात का दुख हुआ था। आज तक मैंने अपने मालिक को कभी भी शिकायत का मौका तक नहीं दिया था और उन्होंने कुछ मेरे दिन न आने पर फौरन ही नया लड़का काम पर रख दिया। लेकिन जहाँ शिकायत मैंने अपने सगे भाई से नहीं की थी तो उससे क्या करता। मैं मालिक से कहा कि मालिक मैं खाता का काम कर लेता हूँ, मगर मुझे नौकरी से मत निकालिए। वह मुझे रखने को तैयार ही नहीं थे। बस उन्होंने बातों ही बातों गोल गोल घुमा दी और कहने लगी तनख्वाह नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। उनकी बातों से घुमाव को समझ चुका था, मतलब वहाँ से मुझे साफ साफ जवाब मिल चुका था। मैं बेबसी से जैसे ही मरने लगा तो वह मालिक मुझसे कहने लगा कि देखो मैंने जानबूझकर तुम्हें इस नौकरी से नहीं निकाला, मैं तुम्हें इसके पीछे का सच बताता हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। मैंने उनको नज़रअंदाज करना चाहा, मगर मालिक ज़बरदस्ती मुझे कमरे में ले गए और बोले कि मैं जानता हूँ इस वक्त तुम कितने मजबूर हो, मगर मुझे भी तुम्हारा ख्याल है। सालों से तुम मेरे पास काम करते हो, मगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिला। तुम्हें याद है वह अरबी औरत? मैं मालिक में बातें बिना ध्यान दिए सुन रहा था और बिना कुछ समझ में ही मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया, मगर शायद मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं था। तभी वह मुझे समझने के लिए कहने लगे, तुम्हें याद है ना एक बार हमारे होटल में एक मोटी सी औरत आई थी, एक बड़ी सी कार में आई थी और भारी डिब्बी तुम्हें देकर गई थी, अरबी में ही बात करती थी। वह अभी भी मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, अभी भी मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। शायद वह बात अब मुझे याद आ गई हो, मगर मुझे वह पहले ही याद आ चुकी थी। तो मैंने कहा कि हाँ याद आया, आगे बताइए क्या बात है। वह मुझे देख रही थी, तुम नहीं उसका ऑर्डर पूरा किया था, एक हफ्ता पहले ही वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा पता नहीं वह क्यों काम पर नहीं आ रहा। उसके बाद वह रोज़ यहाँ पर आती है इसी वजह से कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता। मुझे डर है कि वह तुम्हें सच में ढूंढकर अपने साथ न ले जाए। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं सोचना चाह रहा था कि मालिक झूठ तो नहीं बोल रहे, मगर चाहकर भी यह नहीं सोच सका क्योंकि मुझे यकीन था वह शख्स मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है। मैं और मालिक अंदर कमरे में ही थे। इतने में एक लड़के ने मालिक को बताया कि वही अरबी औरत आई है और सुनील के बारे में पूछ रही है। तभी मेरा यकीन और भी ज़्यादा पक्का हो गया था। मालिक ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगे कि अब बताओ, आया तुम्हें यकीन मेरी बात का? इससे पहले वह जाकर उस औरत को मना कर दे कि यहाँ से कोई सुनील नहीं है। होटल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गया। मालिक ने भी जाकर उस औरत को यही कहा कि काफ़ी दिनों से वह काम पर नहीं आ रहा है। मैं उस औरत की गाड़ी को पहचानता था क्योंकि पहले ही बार जब मैं उसकी गाड़ी को देखा था, देखते ही मुझे उसकी गाड़ी बहुत पसंद आई थी। मैं उसकी गाड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। औरत आकर अपनी गाड़ी में बैठी तो साथ ही मैं शीशे की तरफ झांकने लगा। और मैंने उस औरत से पूछा, आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? उसने मेरी तरफ देखा और मेरी बात पर वह बिल्कुल भी नहीं डरी। बड़े आराम से आगे का दरवाज़ा खोलकर मुझे बैठने का इशारा किया। मुझे एक पल के लिए तो डर भी लग रहा था। फिर मैं आर पार का फैसला करते हुए उस गाड़ी के अंदर बैठ गया। वैसे भी किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं था जो मैं इससे डरता फिरता। मैंने उससे कहा, हाँ बताओ क्यों आती हो रोज़ मेरा पता करने यहाँ पर? उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाती रही। 2-3 बार उससे फिर वही बात पूछी, मगर वह तो अपना मुंह बंद किए बैठी थी। उसका कोई जवाब न आने पर मैं भी चुपचाप बैठ गया क्योंकि बोलने का फ़ायदा ही नहीं था। आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी एक कोठी के सामने रोक दी। चंद लम्हों में कोठी का दरवाज़ा खुला और गाड़ी अंदर चली गई। अंदर जाकर उस नौकर को इशारा किया तो वह मुझे उसके पीछे ड्राइंग रूम में लेकर चला गया। मैं अभी भी बेचैनी से पूछा कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, जबकि मैं 1000 बार तुमसे एक ही सवाल पूछ चुका हूँ, मगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रही हो। कुछ देर बाद उसने चुप कर टूटी और कहने लगी कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया था, तुम खुद अपनी मर्जी से गाड़ी में सवार हुए थे।
रही बात तुम्हें ढूंढने की, तो मुझे एक नौकर चाहिए था। इस बात पर मैं हैरानी से बोला, तो कोई भी दूसरा नौकर रख लेती। मेरी खातिर वहां उस होटल में चक्कर क्यों लगाती थी? वह थोड़े अंदाजे शब्दों के साथ बोली कि तुम नहीं समझोगे मासूम बच्चे, मगर खैर यह तुम्हें सारा काम समझा देगा और अब तुम मेरे घर के हेड सर्वेंट होगे। मैं हैरानी से आवाज़ में कहा, अगर मैं यहाँ पर काम करना ना चाहूँ तो? वह बोली, मत करो, तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर हर हाल में काम करोगे। तुम्हें यहाँ से रहने की जगह भी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी और दुनिया के ऐशो आराम भी मिलेगा। जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मैंने कहा, लेकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? मैं अभी तक हैरान था, क्योंकि यह सब कुछ बिना मतलब के नहीं मिलता। मगर इस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। जबकि पीछे से मैं इस वक्त उस पर गौर करने लगा कि ऐसी क्या बात है, आखिर यह औरत मुझे यहाँ नौकरी पर क्यों रखना चाहती है और मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है और मेरे लिए उस होटल में इतने चक्कर क्यों लगाती थी। ऊपर से इतने यकीन से कह रही है कि तुम मेरे शीर्ष सर्वेंट हो और मेरे लिए काम करोगे। मैं बहुत सोचा, जितना दिमाग लगाना था लगा लिया था, मगर किसी तौर पर भी मुझे उस औरत का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। करके मैं वहीं बैठ गया जब एक नौकर आया और मुझे अपने साथ सर्वेंट क्वार्टर ले आया। मेरा क्वार्टर सबसे प्यारा और खूबसूरत था। उस औरत ने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी कि तुम यहाँ पर काम करोगे या नहीं, और वह नौकर भी इसी अरबी औरत की तरह था, उसने भी मुझसे नहीं पूछा मैं क्वार्टर खोल दूं। इस औरत ने भी मुझे क्वार्टर के पास लाकर खड़ा कर दिया, बगैर मेरी मर्जी जानकर। मैं खुद की हालत के सहारे पर छोड़ दिया। वापस जाता तो किसके लिए जाता? उस भाई और भाभी के लिए जिन्होंने एक हफ्ते तक मेरा पता करने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पर नहीं, किसी जलील इंसान की तरह मुझे उस घर के एक साइड पर फेंका हुआ था। भाभी तो इस कदर मुझसे नफरत करती थी कि शुरू शुरू में उन्होंने मेरे खाने पीने का बर्तन भी अलग कर दिए थे और ना खुद हाथ लगाती थी और ना ही अपने बच्चों को छूने देती थी। यह तो फिर बाद में कहीं जाकर यह ख्याल आया कि मुझे उनसे खुद ही अलग हो जाना चाहिए। मेरा दिल चाह रहा था एक बार भाई को जरूर बताऊं, शायद मेरे अंदर अभी उनके लिए एहसान बाकी था। मैं इधर उधर निगाह घुमाई, सामने ही टेलीफोन रखा था जो यकीनन मेरे लिए होगा, और अगर शायद मेरा नहीं भी था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं भाई का नंबर मिलाया तो 2-4 बार बेल बजने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन काट लिया। उनके फ़ोन उठाते ही मैंने अपने शब्दों को कड़क बनाने की कोशिश की, मगर मेरी कोशिश नाकामयाब रही। मेरी आवाज़ कटने लगी और अपनी कांपते हुए आवाज़ से कहा, भैया मैं सुनील हूँ। मेरा नाम सुनते ही उनकी तरफ से खामोशी छा गई थी। फिर वह शक्ति के साथ बोले, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? मैं यह नहीं पूछूंगा तुमसे क्योंकि तुम अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। अब यह बताओ कि यह फ़ोन तुमने क्यों किया? मेरा दिल तो एकदम भैया की सारी बातें सुनकर टूट गया। मैं धीरे से कहा, भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मगर वह बात काट कर बोले, जानता हूँ, मैं तुम्हारी भाभी ने बताया था इस बारे में, मगर यह भी यकीन है तुम्हारी तरह एक्सीडेंट वाली बात भी झूठी होगी। खैर जहाँ भी तुम हो वहीं रहो, घर आने चाहो तो भी नहीं रोकूंगा, मगर दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। यह बात कहते ही फ़ोन कट गया और सिर्फ टोटों की आवाज़ आती ही कानों में आ रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था भैया उन शब्दों पर जो उन्होंने मुझसे कहे। मैं यकीन करने की बहुत कोशिश कर रहा था। जो कुछ लम्हे पहले शीशे की तरह मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रहे थे, वही लेट गया था और सोचने लगा कि भाई के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ पर बुरा किया था जो वह मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। पहले सब कुछ ठीक था, जब माँ बाप का देहांत हुआ उससे उस वक्त सब कुछ ठीक था। मुझे उन्होंने ही पाला पोसा, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था, मुझे पढ़ाया लिखाया भी, बल्कि हर तरह की एक बड़े भाई होने का फ़र्ज उन्होंने अदा किया था। उसके बाद भैया को अपनी यूनिवर्सिटी की ही एक लड़की पसंद आ गई। इस लड़की के माता पिता को भैया पसंद आ गए थे, क्योंकि भैया अच्छा कमाते थे, तो उन दोनों की चट मंगनी कर दिया गया वाला हिसाब हो गया था। भाभी शादी के बाद जब घर आई तभी भाई ने हमेशा मुझे प्यार किया, घर के एक अच्छा मकाम दिया था। पहले ही दिन उन्होंने भाभी को अपने पास बैठाकर बता दिया कि यह मेरा छोटा भाई नहीं,
इसे मेरा बेटा समझना, इसका मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने इसको बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया। कभी भी इसके साथ जाति मत करना। माता पिता के बाद एक यही रिश्ता इस दुनिया में बचा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगी। भाभी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और उस दिन बाद वाकई उन्होंने भाई की हर बात मानकर दिखाई। मैं स्कूल में अपने सब दोस्तों को बताता था कि मेरी भाभी इतनी अच्छी हैं, वह यह करती हैं, वह करती हैं। साल भर तो सब कुछ ठीक रहा। मैं भी घर में महाराजाओं की जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। कहीं भी कोई दुख मेरे पास नहीं था। फिर भैया को पहले वाली नौकरी से भी अच्छी नौकरी मिल गई, मगर वह दूसरे शहर में थे और हमें भी शहर बदलना पड़ता। मगर भैया बहुत खुश थे, बल्कि हम सब भी बहुत खुश थे क्योंकि नए घर में जा रहे थे। पुराना घर बिक चुका था, पर नए घर में जाकर मुझे एक दिन भी खुशी नसीब नहीं हुई। उसके बाद से ही मेरी ज़िंदगी का उल्टा वक्त शुरू हो गया। उस घर में दाखिल होने के बाद मैं अपने पुराने भैया को ढूंढता ही रह गया, जो कि मुझे बेपनाह मोहब्बत और नरमी से बात किया करते थे। मैं यहाँ आकर भैया से कहा, भैया मुझे अलग कमरा चाहिए। इस बात पर उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चले गए। मैंने थकावट समझकर उनकी बात को ज़्यादा नहीं सोचा। अगले ही दिन भाभी से भी बात की तो उनका रवैया भी बहुत ही कुछ अजीब था, बहुत ख़राब था। मुझे उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं और अब अपने काम खुद ही करना। खाने के लिए उन्होंने एक गिलास, प्लेट और कटोरी निकालकर अलग कर दी। उन बर्तनों के अलावा घर में से कोई भी बर्तन में इस्तेमाल नहीं कर सकूं। मैं तो हैरान रह गया था, भला एक ही रात में ऐसा क्या हो गया था। मेरे भैया भाभी ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ऊपर से इनका यह दिल दहला देने वाला रवैया मुझे परेशान कर रहा था। मैं शाम तक भैया के इंतजार में बैठा था। जब भैया आए तो फौरन ही मैं उनके पास जाऊंगा और मैं भैया के पास जाकर कहा, भैया मुझे कोई गलती हो गई है क्या? भाभी भी मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात करती हैं, मगर भैया का रवैया उनसे भी ज़्यादा तकलीफ देता और हैरत अंगे भी मुझे इतनी सख्ती से बोले शिकायत लगाने की ज़रूरत नहीं। वो जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है। अगर इस घर में रहना हो तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम यहाँ भी नहीं रहना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। और ख़बरदार, जो आइंदा तुम मुझसे ज़्यादा करीब होने की कोशिश की तो। उस दिन के बाद वह हंसता खेलता सुनील भी बदल गया था। मेरी उम्र 14 साल थी, मगर मैं बौने व्यक्ति की तरह हो गया था जिसका घर छोटा रह जाता, मगर उसे दुनिया अपने रवैयों से एक रात में ही बड़ा कर देती। फिर भाभी ने खर्चा देने से भी हाथ उठा लिया। वह पता नहीं मुझे खाना भी कैसे दे रही थी, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी छोटी छोटी ज़रूरत पर उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। कभी टॉफ़ी लानी होती थी, कभी स्कूल की फ़ीस जमा करनी होती थी। हर बार ही बड़े बुरे तरीके से मुझे पैसे दिया करती थी। फिर एक दिन तंग आकर मैं स्कूल ही छोड़ दिया और एक ढाबे पर नौकरी करने लगा। भैया को पता ही नहीं चला, तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ सोचा भी नहीं। जो कुछ खर्च मुझे थोड़ा बहुत मिलता था, मैं उसी से गुजारा कर लिया करता था। पहले तो थोड़ा बहुत जो कुछ भैया मुझे देते थे, उससे भी उन्होंने हाथ खींच लिया था। मैंने भी उसके बाद में कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। एक रोज़ भाभी ने मेरी चारपाई और मेरा थोड़ा बहुत जो सामान था छत पर रखवा दिया। मैं भी खुश था कि चलो उनके सामने कम से कम उठूँगा। पहली रात में सोया तो बहुत रोया था, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को देखा ही नहीं था। मुझे तो भैया ने ही पाला पोसा था। अब तक एकदम से उनका बदला हुआ रूप मेरे दिल पर जख्म कर चुका था। अगले रोज काम पर जाने के लिए नीचे उतरा तो भाभी ने किराया मांगा और कहा कि हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। काफ़ी सालों से तुम यहाँ पर फ्री में रह लिए, अब अगर यहाँ रहना हो तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। मैं जेब में हाथ मारा और जितने भी पैसे थे उनके हथेली पर रख दिए। मुझे पैसे लेते हुए कहीं से भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी। खैर, मैं किराया देता हूँ, यह बात भैया को भी मालूम हो गई थी, मगर वह चुप थे। बल्कि शायद उनकी ज़िंदगी अब मेरे लिए एक चुप ही रह गया था। बस फिर मैं उसके बाद में वहाँ पर हर महीने किराया दिया करता था और खाना ढाबे से ही खाता था। रात के लिए साथ में ही ले आता था। मेरी ज़िंदगी अब एक मशीन की तरह चल रही थी, जिसे कहीं भी मेरे दुखों का
रुकावट नहीं थी। और अब मैं उस घर में औरत के घर में बैठा था जिसे हर मतलब ही मुझे हैरान कर देने वाला था। बेड पर लेटा हुआ और उसकी बातें सोच रहा था जब क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और मैंने देखी अरबी औरत मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मैं जल्दी से कहा, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या चाहती हो, मगर वह चुपचाप मुझे देखती रहे, जिस पर मैं झुंझला गया और कहा कि जो भी बात है वह खुलकर करो, मुझे इतना सोच में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ देर बाद वह बोले कि तुम मेरे लिए काम करना होगा। मैंने कहा कि यह बात तो तुम बता चुकी हो, इसके बाद बताओ, मगर वह हंसते हुए बोली, नहीं, वह काम नहीं जो तुम समझ रहे हो, मैं तुमसे खास काम लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, कैसा काम? अब की बार मैं तेजी से कहा तो वह बोली कि तुम्हें काम सिखाया जाएगा, तुम्हें सोना बनाना होगा और फिर वह सोना तो मेरे असिस्टेंट बनकर बेचोगे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह औरत क्या बात कर रही है। मैंने कहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तुम मुझे खुलकर समझाओ। उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी कि मैं एक अरबी औरत हूँ, सब मुझे जानते हैं, मगर मैं यहाँ पर काम सोना बेचने की करती हूँ, तो सब लोग मुझ पर एतबार है। तुम सोना बनाओगे और हम मिलकर बेचेंगे। मुझे तो सोना बनाना भी नहीं आता। मैं अभी की उसकी बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा था। वह बोली कि मैं सिखाऊंगी। मैंने कहा, तो तुम खुद ही बना लो ना, फिर तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। उस पर उस औरत की शक्ल देखने वाली थी, मगर वह खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं, तुम ही बनाओगे, मगर वह असली सोना नहीं होगा। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे उसे खोजना बहुत ही मुश्किल है। सोना असली या नकली इनकार कर दिया जाता है। यह काम हरगिज नहीं करूँगा। मगर वह औरत बहुत जिद्दी थी। उसने मुझे कहा कि दुनिया तुम्हें कोई अच्छाई के अवार्ड नहीं देगी, लेकिन तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हें बेशुमार माला माल कर दूंगी। इस काम के जाने के पहले खतरा बहुत कम है, वगैरह वगैरह। फिर आखिर मैं मान ही गया, क्योंकि हर तरह से ही तंग आ गया था। कोई घर बार नहीं था और ना ही अपनों का साथ। जिंदगी अजीब हुई पड़ी थी। ऐसे में भला मुझे अच्छाई की उम्मीद रखना कहाँ की अक्ल में। और इस अरबी औरत के लिए हर वह काम करने लगा जो मुझसे कहती थी। इससे सिर्फ सोना बनाना ही नहीं, मुंशियों के सारे काम भी शामिल थे और भी इसी तरह के बुराई वाले काम थे। मैं तो हैरान था कि एक औरत भला यह सब कुछ कैसे संभाल सकती थी, मगर हिम्मत है इसकी। इसमें मेरे बैंक अकाउंट में 18 साल की उम्र से पैसे भरने लगे थे। एक दिन मुझे पता चला कि भैया का एक्सीडेंट हो गया था। मैं उन्हें देखने अस्पताल चला गया। भले से उन्हें मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना था, मगर मेरे लिए तो वह मेरे माता पिता के ही दर्जा रखते थे। मैंने भैया को मिलना चाहा तो उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, जबकि मैं खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। उधर भाभी पास में खड़ी थी और फ़ोन पर किसी से पैसे पूछ रही थी। मैंने इस वक्त पैसों का लिफाफा उनके आगे कर दिया, मगर भैया ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। भाभी ने भी उन पैसों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की कि चलिए, आज तक आपने मुझ पर जो भी खर्च किया है यह सोच समेत वापस ले लीजिए, मगर भैया की ना को हाँ में न बदल सका और अपनी बेटी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर आकर देखा भाभी डॉक्टर से बात करके जैसे ही फ्री हुई, मैं उनके पास चला आया और हाथ जोड़कर कहा कि भाभी, मुझे बताओ कि मुझसे क्या गलती हुई है, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। मगर वह भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं फिर अचानक ही रोने लगा और मैंने कहा, हमेशा आपको मैंने अपने माँ बाप का दर्जा दिया और कोई बात बेशक आप मत कीजिए, मगर मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए। जिस पर उन्होंने अपने बैग से एक डायरी निकालकर मुझे दी। मैंने उस डायरी को पढ़ा तो दंग रह गया। उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि मैं एक भैया के सगे भाई नहीं थे। भैया दूसरे शहर में पढ़ते थे। जब वहाँ से वापस आए तो माँ का देहांत हो चुका था और मैं भी छोटा सा था। पिताजी ने उनको यही बताया था कि यह तुम्हारा भाई है, तो उन्होंने भी भाई की तरह ही मुझसे मोहब्बत की थी। फिर पिताजी को फांसी हो गई थी, मगर किस जुर्म में मैं नहीं जानता था। भैया को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और हमने इस बारे में कभी कोई बात भी नहीं की थी। डायरी पिताजी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुनील उस अरबी औरत का बच्चा है जिसके लिए वह गार्ड की नौकरी करता था। उसके सारे बुरे काम जब एक दिन पकड़े गए तो उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और खुद यहाँ से फरार हो गई। उसने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया, तो मैं वह बच्चा उठाकर घर ले आया।
अदालत ने मुझे फांसी की सज़ा सुना दी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने केस लड़ सकूं। और अब जाहिर सी बात है कि मुझे फांसी हो जाएगी और सारी दुनिया मेरे बच्चों पर थूकेगी, मगर मुझे परवाह नहीं। ईश्वर इस औरत की गलत हरकतों की वाकिफ था। उसके बाद इस डायरी के पन्ने खाली थे। इस लम्हे के बाद मुझे समझ आया, जब घर बदले तभी तो वह डायरी भैया के हाथ लगी होगी, और अब वह अरबी औरत मेरे पीछे इसीलिए है कि मैं उसका बेटा हूँ। मैं भैया को सारी बात बता दी, मगर वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी बात सुन भी ली थी। तब वह साफ इनकार कर रहे थे कि ऐसी औरत खून को अपने घर में जगह नहीं दे सकते, जिनकी वजह से मेरा शरीफ बाप फांसी पर लटका हुआ था। और वही हर नाजायज काम अब तुम कर रहे हो जो तुम्हारी माँ करती थी। मैं वहाँ से निकलकर सीधा थाने गया और अपनी चालाक माँ और अपने खिलाफ सारे सबूत उनको दे दिए। इसके बाद मुझे और उन दोनों को पकड़ लिया गया। मुझे बहुत ही कम सज़ा हुई थी, क्योंकि एक तो मैंने इकरार किया था और दूसरा कि मैं उनके कामों में बहुत ही कम जुर्म उनके साथी था। लेकिन जितने भी थी मेरे लिए सज़ा ही मुझे खुद ही उस औरत के पास काम करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि मैं उस मक्कार औरत का बेटा था जिसने न जाने कितने घर बर्बाद किए थे। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं घर पर आया तो मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो गई थी, और वही भाभी ने मुझे अपना लिया था और दोनों पहले जैसे मेरे साथ रहने लगे थे, और हमारे घर में पहले की तरह खुशियाँ आ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।